उमर खालिद एक ऐसा नाम जो 2016 के बाद से भारत की आम जनता को मालूम पड़ा। जेएनयू से पीएचडी प्राप्त किए हुए उमर 1000 दिनों से ज़्यादा जेल में कैद है। इन पर यूएपीए और देशद्रोह जैसे संगीन आरोप दिल्ली पुलिस ने किए थे और कहा था कि दिल्ली के 2020 के दंगों का मुख्य आरोपी उमर खालिद ही है। लेकिन क्या उमर ने सच में ये सारे कृत्य किए? इसका जवाब कोर्ट के निर्णय के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन पिछले 3 सालों में अदालतों ने उमर के केस की तमाम सुनवाइयों में पुलिस के रोल पर सवाल निशान उठाए हैं। आज बात उन्हीं सारे सवालों की। बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि कैसे उमर खालिद के खिलाफ खड़ा किया गया केस बेहद ढीले तथ्यों पर आधारित है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज ये वीडियो बनाने का कारण है उमर खालिद की बेल पर सुनवाई। उमर खालिद की बेल पर सुनवाई 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन सरकार के वकील ने और समय मांगा, जिसके बाद उमर की सुनवाई 24 जुलाई को होगी, ऐसा जज बोपन्ना और जज सुंदरेश की बेंच के द्वारा कहा गया। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार केस है क्या, और अगर इतने संगीन अपराध थे तो उमर को गिरफ्तार करने में इतना वक्त क्यों लगा। यानी फरवरी 2020 में घटी एक घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी सितंबर 2020 में होने का क्या तर्क है। ऐसे ही कई चौंकाने वाले और संभ्रम पैदा करने वाले तथ्यों पर हम नज़र डालेंगे आज के वीडियो में। बता दें कि आज जितने भी वाकयात बयान होंगे वो सभी पुलिस की एफआईआर और अदालतों के बयानों पर आधारित होंगे। महीनों तक चलने वाले इस उमर खालिद के केस की कहानी शुरू होती है सितंबर 2020 में, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। उसी वक्त उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त कहा गया कि उमर दिल्ली दंगों के केस में मुख्य आरोपी है। उमर का नाम दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर में लिखा है, एफआईआर 101 में और एफआईआर 59 में। नवंबर 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एफआईआर 59 पर संज्ञान लिया, जिसमें उमर खालिद और साथ में शर्जील इमाम पर 2020 के दंगों की साजिश रचने और भड़काने का आरोप लगाया गया था, जो विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। बाद में अक्टूबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास में बर्बरता और आगजनी से संबंध एक और एफआईआर यानी एफआईआर 101 दर्ज की। पुलिस ने दावा किया कि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ खालिद की संलिप्तता के सबूत मौजूद है। अब ध्यान से सुनिए, एफआईआर 59 इस केस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने इस एफआईआर के तहत दिल्ली दंगे एक बड़ी साजिश यानी ओवरआर्चिंग कंस्पिरेसी के तहत हो रहे हैं ऐसा दावा किया और 16 आरोपियों को पकड़ लिया था। ये सभी आरोपी सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुके थे। उमर के केस को अगर नज़दीक से देखें तो पता लगता है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे साफ पता चलता है कि उमर के खिलाफ किए आरोप सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और ना कि मजबूत तथ्यों पर। एक एक कर सारी बातों पर नजर डालते हैं। इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहली खामी, पुलिस की कहानी में उमर ने महाराष्ट्र के अमरावती में 17 फरवरी 2020 के दिन दिए हुए भाषण का बड़ा महत्व है। पुलिस के मुताबिक इस भाषण में उमर ने लोगों को भड़काया था। यह भाषण एक सार्वजनिक समारोह में दिया गया था और हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध रहा है। संबोधन में किसी भी बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 और 25 फरवरी 2020 की यात्रा से पहले हिंसा भड़काने के आह्वान के रूप में नहीं समझा जा सकता। जब मार्च में एफआईआर दर्ज की गई तो उमर के वकील त्रिदीप पैस ने कहा कि उन्होंने रिपब्लिक टीवी और न्यूज़ 18 द्वारा इस्तेमाल किए गए भाषण की एक छोटी एडिटेड क्लिप का इस्तेमाल किया था, जो कि अमित मालविया द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट से मिली थी। पैस ने कहा कि टीवी चैनलों के पास भाषण का पूरा वीडियो नहीं था और जब उन्हें अंततः 6 जुलाई 2020 को अमरावती से मिला तो पुलिस ने इसे सबूत के रूप में नहीं रखा। पैस ने कहा, यह उनके पास मेरे यानी उमर के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत है और मैंने इसे खुद पेश किया है। ये देशद्रोह नहीं है, ये एक कानून के विरोध में एक राजनीतिक भाषण है। इन्वेस्टिगेशन की दूसरी खामी, 8 जनवरी की मीटिंग के बारे में कहा गया झूठ। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि उमर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कार्यालय में एक गुप्त बैठक में साजिशकर्ता ताहिर हुसैन और खालिद सैफी से मिले थे। 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग में पुलिस ने आरोप लगाया कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने एक हिंसक आंदोलन की साजिश रची इस मीटिंग में, जो कि 8 जनवरी को कथित तौर से हुई। लेकिन जून 2020 में क्विंट ने बताया कि ट्रंप की यात्रा की खबर पहली बार 14 जनवरी को मीडिया में आई थी, जिससे यह असंभव हो जाता है कि वे 8 जनवरी को कथित आंदोलन की साजिश रच रहे थे। इसके अलावा ट्रंप की यात्रा की तारीखों को केवल 11 फरवरी को अंतिम रूप दिया गया था। जब 21 सितंबर को दिल्ली दंगों की साजिश मामले की चार्जशीट दायर की गई
तो 8 जनवरी की बैठक को आरोप पत्र में से हटा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन की तीसरी खामी, झूठे और बयान बदलते पुलिस विटनेस। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराया गया था। प्रोटेक्टेड विटनेस राहुल कसाना का बयान 21 मई 2020 को दर्ज किया गया था, जिससे तारीख को उन्होंने आपराधिक साजिश के रूप में उमर खालिद के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा था, और अब अचानक उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज किया और मामले में 27 सितंबर 2020 को उमर खालिद के खिलाफ आपराधिक साजिश का बिगुल बजा दिया। नवंबर 2020 में खालिद सैफी को जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि पुलिस द्वारा दिमाग का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है और की गई कार्रवाई से ऐसा लगता है कि पुलिस ने प्रतिशोध की हद पार कर दी। ये कहकर पुलिस को अदालत ने फटकार भी लगाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गवाहों ने हिंसा के महीनों बाद रिपोर्ट करना चुना। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अदालतों ने माना है कि जब गवाह पुलिस को हिंसा की रिपोर्ट नहीं करते हैं तो महीनों बाद उनका सामने आना ट्यूशन और मनगढ़ंत कहानी के संदेह का जन्म देता है। ये अस्वाभाविक है कि एक गवाह जिसने आपराधिक गतिविधि को पहली बार देखने पर या दंगे होने के बाद या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं की थी, तो अचानक महीनों बाद रिपोर्ट करने का फैसला क्यों किया। ऐसी परिस्थितियों में झूठी गवाही की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कानून में जो गवाह काफ़ी देर के बाद सामने आते हैं और इस देरी का कारण बताने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अविश्वसनीय माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन की चौथी खामी, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में कहे गए झूठ। दिल्ली पुलिस द्वारा दावा किया गया कि खालिद ने सह आरोपी शर्जील इमाम को 5 और 6 दिसंबर 2019 को मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने उमर खालिद और इमाम या किसी और गवाह के बीच ऐसा कोई संवाद नहीं दिखाया जिसने दावे की पुष्टि की हो। जो ग्रुप बनाया गया उसमें उमर खालिद की ओर से कोई मैसेज भी नहीं भेजा गया था। इन्वेस्टिगेशन की पांचवी खामी, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर और सीसीटीवी पर आधारित झूठ और अर्धसत्य। अपराध की सीसीटीवी फुटेज अपराधी की पहचान स्थापित करने के लिए मजबूत सबूत होते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सीसीटीवी फुटेज या सीडीआर द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले को ही गलत साबित कर दिया गया है। यह जांच एजेंसी द्वारा गलत फंसाने का गंभीर संकेत है। सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने के बावजूद एकत्र करने में विफलता जांच एजेंसी द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त करने वाली सामग्री को जानबूझकर दबाने की संभावना को जन्म देती है। सेशंस अदालत के एक जज ने कहा कि सरकार का तर्क है कि उमर खालिद मोबाइल फ़ोन पर सह आरोपी ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के साथ नियमित संपर्क में था, और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनका 8 जनवरी 2020 को सीडीआर लोकेशन शाहीन बाग में पाई गई है। लेकिन इसका शायद ही कोई परिणाम केस पर होगा। प्राथमिक दृष्टया ये किसी भी तरह से कथित आपराधिक साजिश को स्थापित नहीं करता है। उमर खालिद की केस की तहकीकात में ये 5 खामियां हमने आपके सामने रखी है, लेकिन इसके अलावा भी दिल्ली दंगों की इन्वेस्टिगेशन पर आधारित एक सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट जिसमें पूर्व जस्टिस मदन लोकुर द्वारा लिखा गया था, उस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह रिपोर्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जिनको भी पढ़नी हो वो पढ़ सकते हैं। ये थी कुछ ऐसी बातें जो अदालतों की प्रोसीडिंग्स के आधार पर हमें पता है, लेकिन आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, जिसके बाद सभी बातें साफ हो जाएगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यूएपीए जैसे कानूनों के इस्तेमाल पर कोई नियंत्रण ज़रूर होना चाहिए, जिसके बारे में कई विद्वानों ने भी लिखा है। खैर, उमर खालिद के केस में जो होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।